गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए सबसे पहले बेसिक जान लीजिए, आज से ये फ्रेश स्टार्टिंग है फिर से नेशनलिज्म इन यूरोप की, कि आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में कहां से कहां तक पढ़ना है। तो 1789 से लेकर 1900 के बीच में यूरोप में जितने भी इंसिडेंट्स हुए लगभग लगभग वो सारे पढ़ने हैं आपको, वो भी नेशनलिज्म से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वर्ल्ड का मैप देखिए, ठीक है। सभी लोग ध्यान से इस वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देख लीजिए। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं तो सभी को पता है 7 है, ठीक है। कौन कौन से देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एक यहां पे रहा कौन सा, अंटार्कटिका। कौन सा है बेटा, अंटार्कटिका है। और ऑस्ट्रेलिया को काउंट कर लिया आपने, तो देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब आप लोगों को जो पूरी की पूरी नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है वो कहां पे पढ़ना है, इस वाले इंसिडेंट्स में। किसमें बेटा, ये देखिए इस वाले इंसिडेंट्स में पूरी स्टोरी आपको पढ़नी है, इस एरिया में। इसे क्या कहते हैं, यूरोप। देखिए यहां पे देखिए ये छोटा सा एरिया, ये कौन सा एरिया है, कोई मुझे बताएगा, ये वाला रीजन। जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएगा कि इस रीजन को क्या कहते हैं। ये एक देश है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊंगा, बाकी सभी लोग जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि ये कौन सा देश है, ठीक है। तो इस यूरोप में कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए बिटवीन 1789, मतलब जब से आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, टिल 1900 तक। कब तक में, 1900 तक। वहां तक की स्टोरी पूरी आपको पढ़नी है। ये देखिए ये वर्ल्ड का लेटेस्ट मैप है, करंट टाइम पे जो कंट्रीज हैं उनके साथ में, ठीक है। 2009 का देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैप ऑफ द वर्ल्ड 2009। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसकी स्टार्टिंग आपके बुक में जो होती है वो एक पेंटिंग से होती है, जिसको बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने। फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी ये किस विजन पे थी, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक विजन पे। किस पे थी, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक विजन पे, याद रखिएगा। फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी वो कब बनाई थी, 1848 में। कब बेटा, 1848 में। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, कौन था ये, फ्रेंच आर्टिस्ट। ये जरूर ध्यान रखिएगा, फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी जिसे कहा था सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो पूरे संसार को कैसे देखता था उस चीज को उसने इस पेंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इस पेंटिंग को मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्क्राइब किया था, एक बार फिर से आपके सामने है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इस पेंटिंग का नाम जरूर याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लास में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, क्या नाम है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसको बहुत अच्छे से याद रखना बेटा कि इस पेंटिंग का नाम क्या है। चलिए इस पेंटिंग के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले, द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग अ लॉन्ग लाइन आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखिए यहां पे अमेरिका और यूरोप के लोग, यूरोप आपने देख लिया है, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए ये यूरोप रहा आपका, और यहां पे ये नॉर्थ अमेरिका वाले अमेरिका की बात की जा रही है, ठीक है। याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका वाले अमेरिका की बात की जा रही है। यहां पे बीच वाले रीजन में पड़ता है अमेरिका, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं, वो रीजन है, ठीक है। ये लोग प्लस ये यूरोप वाले, ये दो के दोनों देखिए, इसमें अमेरिका और यूरोप के लोग एक लॉन्ग लाइन में मार्च करते हुए आपको दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये लाइन का कहीं कोई एंड नहीं है। और ये लोग, ये जो पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं, ये एक स्टैचू रखा हुआ है, इसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पे है, सभी लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पे है करंट टाइम पे, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए, ऑनर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, आजादी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उस आजादी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से ये शो कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, दिस शोज
that they wanted and appreciate the principle of liberty, equality and fraternity। ये क्या दिखाता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को ये सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? बढ़ावा दे रहे हैं। किन कॉन्सेप्ट्स को? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ये पेंटिंग किस कॉन्सेप्ट्स को बढ़ावा दे रही है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, आजादी को, समानता को और संप्रभुता को, ठीक है, भाईचारा को, बंधुत्व को, बंधुत्व की भावना को, सबको ये बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आगे देखिए, ऑन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज स्कैटर्ड सिंबल ऑफ मोनार्कियल रिजीम। अब जरा पेंटिंग पे आइए, ये देखिए, ये इस रीजन में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पे आपका मोनार्कियल कुछ स्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। मतलब इससे पहले तक, जब तक ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट आया था, उससे पहले तक यहां पे कौन सा रूल था? पूरे अमेरिका और यूरोप में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप में किस टाइप की गवर्नमेंट आ गई? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी देने वाली गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई। तो वो यहां पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो बचे हुए हैं, मतलब अवशेष बचे हुए हैं पुराने। ठीक है, ये देख रहे हैं यहां पे सारे जो बिखरे पड़े हैं, ये सारे वही एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पड़े हुए हैं। मतलब याद दिलाते हैं कि कहां कभी एक समय पे यहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ये पेंटिंग्स रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा, याद रखिएगा। अभी एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके पास देखिए क्या है, सिग्निफाइज द डाउनफॉल ऑफ द मोनार्कियल एंड एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम्स। ये क्या दिखाता है? डाउनफॉल दिखाता है। मतलब धीरे धीरे जो खत्म होता जा रहा है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, एब्सोल्यूटिस्ट पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। आगे देखिए, इन दिस इमेज पीपुल्स आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइंग बाय देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। इस इमेज में आप लोग और देख रहे होंगे, जो लोग हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? डिफरेंट फ्लैग्स के थ्रू। जो फ्लैग्स के नीचे हैं वो एक नेशन के लोग होंगे, जो डिफरेंट फ्लैग के नीचे हैं वो अलग नेशन के लोग होंगे। प्लस उनके कस्टम से, मतलब ड्रेस से, जो उनके ट्रेडिशन से ड्रेस हैं, जिस हिसाब से वो सब ड्रेसअप हैं, उससे पता चलता है कि वो लोग किस देश के हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को ये लोग दिखा रहे हैं थ्रू देयर फ्लैग और कस्टम्स। आगे देखिए क्या है, दिस डिपिक्ट्स द राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप एंड अमेरिका। ये पेंटिंग क्या शो कर रही है कि अमेरिका और यूरोप में कहीं ना कहीं आपका नेशन स्टेट क्रिएट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? नेशन स्टेट क्रिएट हो गए हैं। और एक चीज को और ध्यान रखिएगा, ये ऊपर देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, सेंट्स मतलब आपके संत हैं, वो सब लोग ऊपर से इन सारे इंसिडेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्लेस कर रहे हैं, उनको भी ये चेंजेस पसंद आ रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशन स्टेट की डिफिनेशन आप सबसे पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशन स्टेट की डिफिनेशन पूछता है कि आप नेशन स्टेट से क्या समझते हैं। तो नेशन स्टेट उसे ही कहेंगे जिसकी एक वेल बाउंड्री होगी। ठीक है, जैसे आपके इंडिया की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, उसी तरह से आप किसी भी कंट्री के अगर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री पाते हो तो उसे क्या कहते हो आप? एक नेशन स्टेट है। सिमिलर कल्चर होगा, मतलब उन सब की संस्कृति भी समान होगी और उनका इतिहास कहीं ना कहीं समान रहा होगा और उनके एथनिक कैरेक्टर्स भी सेम होंगे। ठीक है, एथनिक कैरेक्टर्स भी आपके शेयर करते होंगे और वहां पे जो सरकार बनती होगी वो लोगों की चॉइस से ही बनती होगी, तभी आप नेशन स्टेट उसे कह पाओगे। ये पॉइंट आपका हर जगह पे फिट नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस कुछ जगहों पर तो नहीं है, पर फिर भी वो नेशन स्टेट है, लेकिन वो किंगडम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस नहीं है, मतलब लोगों के द्वारा सरकार नहीं बनाई जाती, या तो वहां पे डिक्टेटर गवर्नमेंट होगी या तो मोनार्कियल गवर्नमेंट आज भी होगी। लेकिन जितनी भी रिपब्लिकन कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्री डिसाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे गवर्नमेंट भी लोगों की चॉइस की होगी। आगे देखिए, द पीपुल इन द नेशन स्टेट्स आर सपोज टू हैव यूनिटी। जो भी नेशन स्टेट में लोग रह रहे हैं उनमें एकता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और आपस में सहयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। और आपस में मतलब सहयोग करते हैं वो लोग, तो मतलब यूनिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या है? आपस में सहयोग करना एक दूसरे का। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स कहीं पे आपको दिखते हैं तो मतलब क्या है?
वो एक नेशन स्टेट है। मतलब डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए, सिमिलर कल्चर होना चाहिए, एथनिक कैरेक्टर हिस्ट्री सेम होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस चॉइस की होनी चाहिए, यूनिटी स्ट्रेंथ और कोऑपरेशन को शो करना चाहिए। तो ओवरऑल ये क्या बताता है कि हाँ वो एक नेशन स्टेट है। देखिए आपके एनसीईआरटी में अर्नेस्ट रेनन ने एक डेफिनेशन दी है नेशन स्टेट की, पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। नेशन इज द culmination of a long past of endeavor, sacrifice and devotion। सभी से एक वर्ड्स की मीनिंग मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करेंगे कल्मिनेशन की मीनिंग क्या होती है। अभी के लिए आप यहां पे ये पूरी लाइन का मतलब समझिए कि जो नेशन बनता है वो पूरा बहुत ही लंबे संघर्ष से और भक्ति से, एक तरीके से डिवोशन से, मतलब डिवोशन मतलब क्या है, समर्पण की भावना से कहीं ना कहीं नेशन स्टेट क्रिएट होता है, ऐसा अर्नेस्ट रेनन का कहना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछता है कि अर्नेस्ट रेनन की नेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो नेशन स्टेट के बारे में अर्नेस्ट रेनन कहते हैं कि नेशन तभी बनता है जब किसी देश को में एक लंबा संघर्ष हुआ हो और लोगों की उसके प्रति समर्पण की भावना हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको नेशन स्टेट की डिफिनेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबने क्लास 9th के लेक्चर मैंने कहा था आप सब लोगों को देख लीजिएगा, जिन्होंने देख लिए उनको ये चीज काफी अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके थ्रू आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया, ये समझना है आपको कि नेशन क्रिएट करने का आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू कैसे आया, तो उसके क्या क्या इंपैक्ट रहे इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा आप, यूरोप में सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। किसका? नेशनलिज्म की फीलिंग या आइडिया, विचार सबसे पहले कहीं पे अगर जन्म लेता है तो वो फ्रांस में। कहां पे? फ्रांस में। और वो कब? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहां पे होता है। अब अगला देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन। ठीक है, सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है? संप्रभुता, मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल होगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पावर उठा के फ्रेंच पीपल्स के हाथ में दे दी। तो इस तरह से फ्रेंच पीपल को क्या बना दिया इन्होंने? सॉवरेन बना दिया। जो फ्रांस के लोग थे वो कैसे हो गए? सॉवरेन हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए। सॉवरेन मतलब संप्रभु, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अभी जब तक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी तो सारे लोग किस पे डिपेंड थे? किंग के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे ही पावर चेंज हो गई, ट्रांसफर हो गई, मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के अंडर आ गई, तो वहां पे सॉवरेनिटी भी हो गई, क्योंकि अब लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट देखिए, सिटीजन्स के पास क्या आ गया? राइट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। क्या आ गया बेटा? लिबर्टी एंड इक्वलिटी, मतलब स्वतंत्रता और समानता, ये लोगों को मिलने लगी जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिली थी। आगे देखिए क्या है, इन्हीं फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के कारण लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एकता की भावना उत्पन्न हुई, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा, इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग जनरेट हुई। नेक्स्ट देखिए, आइडिया ऑफ ला पैट्री, मतलब द फादरलैंड, एंड ली सिटियोन, द सिटीजन, मतलब जो जमीन है फ्रांस की, जो जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं हमारी जमीन को कि यह हमारी माँ है, वैसे वो लोग अपनी जमीन को फादरलैंड कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी जमीन से प्रेम करते हैं वैसे वो लोग भी अपनी जमीन से प्रेम करते हैं, और वो लोग उस देश के निवासी हैं, ली सिटियोन हैं, ये डिक्लेयर करते हैं, ना कि किसी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के निवासी हैं या लोग हैं। ठीक है, और यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? आप सभी को याद है, स्टेट जनरल असेंबली थी, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? नेशनल असेंबली कर दिया। और उसके मेंबर्स कहां से इलेक्ट होके आते थे नेशनल असेंबली के? एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू होते थे। कैसे आते थे? एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू। एक्टिव सिटीजन्स की कंप्लीट जितना आपको पता है वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया एक फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग। याद है, सभी से क्वेश्चन है कि फ्रांस के नेशनल कलर्स क्या थे, उसी कलर का फ्रेंच फ्लैग भी बना है। ठीक है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और सभी लोग देंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन ऑन द नेम ऑफ नेशन, मतलब लोगों ने देश के प्रति
कसम खाई कि हम देश के प्रति वफादार रहेंगे, ना कि किसी राजा महाराजा के प्रति। और देशभक्ति के गीत लिखे गए, याद रखिएगा, देशभक्ति के गीत लिखे गए। मर्सेले याद है सभी को कि नहीं? मर्सेले क्या है? फ्रांस का नेशनल एंथम है। वो सब प्रिपेयर किया गया इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो लोगों ने हर देश में इसी तरह से हर जगह नेशनल एंथम तैयार किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब जो प्रशासनिक सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया, मतलब केंद्रीकृत कर दिया। क्या हुआ? अब गवर्नमेंट के पास ये सारी यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, पार्लियामेंट के थ्रू सारा एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, किसी ना कि पर्टिकुलर एक पर्सन के थ्रू, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था? सिर्फ एक आदमी रूल करता था, लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, मतलब एक पार्लियामेंट है जो रूल कर रही पूरे देश पे। और पार्लियामेंट में लोग किसके थ्रू इलेक्ट होके आए हैं? कॉमन पीपल्स के थ्रू, एक्टिव सिटीजन, याद है। अब इसमें आगे देखिए, यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन्स। सिविल कोड याद है, नेपोलियन सिविल कोड, वो यूनिफॉर्म लॉ का एक एग्जाम्पल है कि सभी के लिए कानून बराबर बनाए गए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए, मतलब हर जगह पे एक वेट एंड मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। अब अलग अलग वेट एंड मेजर्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर मीटर यूज हो रहा है तो हर जगह क्या यूज होगा? मीटर ही यूज होगा किसी भी लेंथ को नापने में। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो टैक्स वगैरह पड़ता था, सपोज करो रायबली से अमेठी आप कुछ ले जा रहे हो तो बॉर्डर पे टैक्स लिया जाता था, उसे ही क्या कहा जाता था? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। उन सबको एबॉलिश कर दिया गया। इस तरह के जो बॉर्डर टैक्सेस थे, अगर आप कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको किसी भी टाइप का कोई टैक्स पे नहीं करना होगा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज के नाम पे। इससे बेनिफिट क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगा। अगर ट्रेड अगर बढ़ेगा तो बेनिफिट क्या होगा? कंट्री और ज्यादा डेवलप करेगी। उसके बाद देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया लोगों की। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक लैंग्वेज सबकी रहेगी तो सबके अंदर यूनिटी की फीलिंग भी रहेगी। आगे देखिए, याद रखिएगा, अभी तक रिवॉल्यूशन से पहले तक फ्रेंच लैंग्वेज सिर्फ आपके एरिस्टोक्रेट क्लास, अपर क्लास ही बोलता था, लेकिन अब सभी लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। आगे देखिए क्या है, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फ्रांस में इतने सारे चेंजेस किए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था कि यूरोप के अदर कंट्रीज को भी, अदर नेशंस जो अदर किंगडम्स हैं, उनके यहां भी अपने आइडियाज को स्प्रेड करना, फैलाना, ठीक है। उसी का नतीजा है कि स्विट्जरलैंड देखिए, हॉलैंड, इटली, बेल्जियम, इन सभी जगहों पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पड़ा और इन्होंने भी कोशिश की कि अपने यहां की मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करें और अपने आप को एक नेशन स्टेट क्रिएट करें। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू जो आउटकम्स रहे, रिजल्ट्स रहे, तो आप सारी चीजें देखो, कहीं ना कहीं ये नेशन स्टेट बनाने के सारे स्टेप्स हैं। इसी के थ्रू नेशन स्टेट क्रिएट होता है। यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये लेक्चर कंप्लीट आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें याद रहें। और जो भी डाउट हो आपके, कोई भी पॉइंट हो जो नहीं समझ में आया है, वो सभी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।